जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 7 अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पेड बैचेस ज्वाइन करिए। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि अभी से लेकर 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक हमारे सभी कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। और इस ऑफर को सभी लोग ले लीजिए जो इंटरेस्टेड है, जो वाकई में एग्जाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं। बिल्कुल ले लो इस ऑफर को, बहुत बढ़िया ऑफर है, बहुत सुनहरा मौका है। इसके बाद ये मौका शायद नहीं मिलने वाला। तो 15 अगस्त 2025 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। सभी कोर्सेज पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट है। और अगर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से परचेज करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन की एक एप्लीकेशन है और दूसरी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशन पर जाकर आप वहां पर कूपन कोड अगर डालोगे ज्ञान सर, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। या फिर सबसे इजी वे बताता हूँ, इन नंबर पर कांटेक्ट करो, मुझे अब बताओ कि आप करंट अफेयर्स की क्लासेस फॉलो करते हो, और तो उसमें आपको 50% का डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करा ही देंगे। और शायद हो सकता है कि और भी जो भी आपके पूरे डाउट्स हैं वो भी वहीं के वहीं फोन पे सॉल्व हो जाए। तो यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, पीईओ, यूपीएससी एग्जाम, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिसकी भी तैयारी करो, फटाक से कॉल करो और ये डिस्काउंट का जो है वो लाभ पाओ। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। ये क्या हो गया? ये कॉन्ट्रास्ट ज्यादा हो रहा है। चलो इसको, लाइट को अपन ऑफ करते हैं। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। आई थिंक नहीं, अब तो और भी बेकार कर दिया इसने। चलो एनीवेज, तो मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। पिछले 10 सालों से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहा हूं। तो मैं जो चीज आपको बताऊंगा उसको आपको बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान से सुनना है। जो भी इस सेशन के दौरान मैं आपको बताने वाला हूं, नोट डाउन करना है, पेन और पेपर लेकर बैठना है। स्पेशली नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोट डाउन करो जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा लेक्चर के दौरान। जो भी चीज लिखवाऊंगा उस चीज को जो है आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि वो चीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग के थोड़े से कमेंट्स देख लेता हूं मैं। तो प्रणव, मैं पहले भी आपको जो है वो बता चुका हूँ कि आपको हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करना है, और वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग जो पीडीएफ जो होती है फैक्ट्स और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। राइट, इसके अलावा दीप शिखा, श्वेता यादव, ईपीएफओ का फॉर्म फिल कर दिया है, बट कहाँ से पढ़े पता नहीं। देखो, ईपीएफओ में जनरल स्टडीज का तो सिविल सर्विसेज के लिए ही है पूरा कोर्स, उसके अलावा तो अलग से कुछ है नहीं। हाँ, बाकी वहां पर जैसे कि इंडस्ट्रियल वाला टॉपिक जो है, सोशल सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है ना, इंडस्ट्रियल एक्ट वाला टॉपिक, सोशल सिक्योरिटी वाला टॉपिक, आई थिंक वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी कि वो सब चीजें कहाँ से पढ़ें। तो डोंट वरी, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं यहीं पर ही आपको जो है वो चीजें प्रोवाइड करवा दूं। राइट, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा, कुछ दिन के आज भी पता लग सकता है, कल भी पता लग सकता है, देख रहे हैं, कुछ प्लान जो है वो कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। ठीक है। बाकी कल के लेक्चर में किसी ने ज्यादा कमेंट्स क्यों नहीं किए हैं? आंसर्स वगैरह भाई रेगुलर बेसिस पर दीजिए, है ना, और रेगुलरली फॉलो जो है वो करिए लेक्चर्स को। चलिए, अब समय ना गवाते हुए, ये टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। होपफुली आप सभी लोगों ने जो है वो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठ गए होंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। ठीक है, जो चीज बताऊंगा सिर्फ उस चीज को आपको जो है वो नोट डाउन करना है और ध्यान से सुनना है। आयुर्वेद आहार रेगुलेशन, जिसे FSSAI ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो लिख लो FSSAI प्लस प्लस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डैश। FSSAI का फुल फॉर्म याद है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिसको याद नहीं है वो पूरे फुल फॉर्म के साथ चीजें लिखी हैं, फिर एक दो दिन में आपको जो है वो पहले 2-3 बार जब ये टॉपिक्स इस टाइप के आएंगे तो आपको याद हो जाएगा। डैश डैश आयुर्वेद आहार रेगुलेशन, आयुर्वेद आहार रेगुलेशन। तो आपको समझ में आ गया कि आयुर्वेद आहार रेगुलेशन को किन दो लोगों के कोलैबोरेशन के थ्रू जो है वो लाया गया है, FSSAI और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। राइट, तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या आपको पता है कि आयुर्वेद बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए अब इंडिया में एक ऑफिशियल रेगुलेशंस है?
राइट। अब से FSSAI ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर कैटेगरी ए के अंडर आयुर्वेद आहार प्रोडक्ट्स की डेफिनेटिव लिस्ट जो है वो रिलीज करी है। जैसे आपको ऑलरेडी पता है, FSSAI जो है वो ये रेगुलेट करती है कि हमारे मार्केट में जो भी हम लोग को फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हमारे लिए सेफ रहें। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल चिप्स का पैकेट मार्केट से खरीदते हो या बिस्किट खरीदते हो, तो आप देखते हो कि उसमें FSSAI की जो है मोहर लगी रहती है। इवन आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट के में भी ये अब हो गया है कि भाई आपको जो है वो रेस्टोरेंट अगर आप ओपन कर रहे हो तो FSSAI का आपको सर्टिफिकेशन चाहिए रहता है, राइट। तो ये किस पर्पस के लिए होता है? क्योंकि जो फूड प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए FSSAI अपना रेगुलेशन जो है वो मार्क रखती है कि उनके नियम के अकॉर्डिंग जो है वो फूड प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करो। अब सुनो, उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में प्रोवाइड कराओ। तो ऐसे ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हैं काफी सारे, राइट। काफी सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हम लोग को आयुर्वेद के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। तो उसी चीज को अब स्टैंडर्डाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कि किसी प्रकार से कंज्यूमर्स को क्षति ना पहुंचे, हानि ना हो किसी की भी उस प्रोडक्ट को इनटेक करने के बाद, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और FSSAI जो है वो इसको लेकर आ गए हैं। तो अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट, जो खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, इवन आयुर्वेद के अंदर जो मेडिसिन वगैरह भी इवन हम लोग को देखने को मिलती हैं जो काफी सारी चीजों में हेल्प करती हैं, राइट। जैसे कि वेट लॉस की जर्नी के दौरान भी या वेट गेन की जर्नी के दौरान भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको खाया जाता है, राइट, इनटेक किया जाता है बॉडी के अंदर। अब FSSAI उसके स्टैंडर्ड जो है वो मेंशन करेगी, रेगुलेट करेगी। तो अब ये प्रोडक्ट्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड आयुर्वेद आहार रेगुलेशन 2022 के अंडर। तो नेक्स्ट लाइन में सिर्फ इतना लिख लो, ये वाला पॉइंट बस। इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आयुर्वेद बेस्ड जो डाइटरी प्रैक्टिस जो होती है उसको बेसिकली मेन स्ट्रीम बनाना, राइट। और जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो जितने भी होते हैं उनको क्लैरिटी देना और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करना कि जो भी कंज्यूमर तक जो है वो खाने पीने का सामान पहुंचे, जो भी लोग कंज्यूम करें तो उससे उनकी हेल्थ पर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वो स्टैंडर्डाइज हो और उसको रेगुलेट किया जाए एक कानून के तहत। इसलिए ये चीज सामने आई है। अब ये आयुर्वेद आहार का कंसेप्ट जो है वो क्या है, ये लिख लो आप। आयुर्वेद आहार ये उन फूड आइटम्स को कहते हैं जो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के हिसाब से तैयार किए गए हैं। इसमें बैलेंस, सीजनैलिटी, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डाइजेस्टिव हेल्थ को, इम्यूनिटी को, मेंटल वेलनेस को बेहतर करना, है ना। तो काफी सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी पतंजलि का जैसे एक न्यूट्रास्यूटिकल की अगर हम जो है वो चर्चा करें, न्यूट्रेला करके है ना कुछ, मेरे ख्याल से पतंजलि का एक नया एक सेगमेंट जो है वो आ चुका है काफी साल पहले, जिसमें ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि सप्लीमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे वे प्रोटीन होता है ना। तो इस टाइप के पतंजलि के भी अब सप्लीमेंट जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, राइट। तो ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जो है वो कह रहे हैं। तो ये सब चीजें मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गई हैं। तो इनको रेगुलेट करने के लिए, इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए कि कहीं किसी प्रकार की धांधली तो नहीं चल रही है, उस चीज को इंश्योर करने के लिए ये रूल्स रेगुलेशन जो है वो सामने लाए गए हैं। और FSSAI का और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का मिलकर इन्वॉल्वमेंट इस चीज में देखने को मिल रहा है। दैट्स इट। बस इस टॉपिक के अंदर यही चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और FSSAI मिलकर इनको जो है वो रेगुलेट करेंगे, है ना। फिर जो ट्रेडिशनल डाइट का नॉलेज जो है उसको मेन स्ट्रीम में लेकर आना, है ना। रेगुलेटरी क्लैरिटी जो है वो देना, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ाना कि हाँ जो भी चीज वो इनटेक कर रहे हैं उसके पीछे एक बैकिंग है, स्टैंडर्ड्स बैकिंग है FSSAI की और मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, राइट। अब देखो इस टॉपिक को जब आप मेंस में लिखोगे ना, लिखते वक्त आयुर्वेद प्लस पब्लिक हेल्थ प्लस रेगुलेटरी रिफॉर्म, इस एंगल से कनेक्ट करना, इससे आपको ज्यादा स्कोर मिलेगा। यानी कि आप आयुर्वेद वाले पॉइंट सेगमेंट को भी मेंशन करो, पब्लिक की हेल्थ को ध्यान में रखने वाले सेगमेंट को भी मेंशन करो, और ये भी मेंशन करो कि लीगल बैकिंग जो है वो इसमें दे दी गई है। तो हम आज की, और इससे बताओ एक और चीज मेंशन करना, एक्सपोर्ट्स, कि ये जब लीगल बैकिंग जब होती है ना तो उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, ट्रेड बढ़ता है, जिससे अल्टीमेटली इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज होगी ग्लोबली, प्लस साथ ही साथ हमें पैसा भी मिलेगा। काफी सारे लोग जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी, राइट। तो इन सब एंगल्स को जोड़ने की जरूरत है मेंस के आंसर में। क्लियर?
अब सुनो, इसके फीचर्स क्या हैं? तो डेफिनेटिव लिस्ट क्लासिकल टेक्स्ट पर बेस्ड है, चरक और सुषुस्त्र, तो ये भी फैक्ट ध्यान में रखिएगा। जो उन्होंने लिस्ट जो तैयार करी है ना, तो वो लिस्ट जिसमें रेसिपीज है, मेथड्स हैं, वो आयुर्वेद स्क्रिप्चर से लिए गए हैं, जिसमें सुषुस्त्र संहिता, चरक संहिता, इन सब की से मतलब इन संहिता में, इन किताबों में जो चीज मेंशन्ड है कि जिससे हेल्थ बेटर हो सकती है, वो चीजें जो है वो इनकी रेगुलेटरी लिस्ट में शामिल की गई हैं। ये वाला फैक्ट भी ध्यान में रखना, ये चीज पूछी जा सकती है, तो ये दो चीज लिख लो। फिर इसके अलावा जो ये फूड बिजनेस ओनर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनके लिए क्लियर रेगुलेटरी पाथवेज प्रोवाइड करता है ये चीज। इंडस्ट्रीज को क्लियरली बताया जाएगा कि ये इन आइटम्स को जब तैयार किया जा रहा है तो उसमें किस तरीके के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इसमें नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ये नोडल एजेंसी का जो है वो काम करेगी, राइट। प्रोडक्ट्स को साइंटिफिक स्टैंडर्ड से अलाइन किया जाएगा इस इंस्टीट्यूशन के साथ। फिर नए प्रोडक्ट सजेस्ट किए जा सकते हैं और उनका आयुर्वेद रेफरेंस बताया जा सकता है। ये इनिशिएटिव प्रिवेंटिव हेल्थ को जो है वो प्रमोट करती है, क्योंकि आप अच्छा खाओगे, हेल्दी फूड जो है वो इनटेक करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको बीमारी नहीं होगी। क्योंकि बोलते हैं ना कि जितनी भी बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों का जड़ क्या है? पेट। पेट से सभी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो आप जो भी चीज खा रहे हो, ध्यान रखो सही चीजें खाओ। एंड खाने का तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ गाइस, आप लोग को तो स्पेशली आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, इतना एग्जामिनेशन ही ऐसा है, प्लस उसके बाद जब आप सर्विस में जो है वो जाओगे तो इतनी चैलेंजिंग सिचुएशंस कई बार आप जो है वो फेस करोगे, तो आपको अपनी डाइट बहुत बेटर रखना जरूरी है। जो खाओगे वैसा दिमाग बनेगा। तो ट्राई करो, हेल्दी फूड खाओ, ट्रांस फैट वाले फूड को कम से कम जो है वो इनटेक करो, ठीक है। नया लोगो भी रिलीज किया गया है, जिसमें 31 और ए इंटीग्रेट जो है वो किया गया, राइट। इन्होंने न्यू लोगो भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया। विजुअल डिजाइन के अंदर नंबर 31 जो है वो और लेटर ए जो है वो सिंगल चीज में जो है वो दिखाया गया। ग्रीन शेड्स भी हम लोग को इसमें देखने को मिल रहा है, नेचुरल और हर्बल क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है इसका ग्रीन शेड। 5 पत्तियां रिप्रेजेंट करती हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये एलिमेंट्स भी ध्यान में रखिएगा, ये 5 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इनका बैलेंस है शरीर में, तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और इनमें से कोई भी चीज अगर इम्बैलेंस हुई तो शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। ठीक है। अब ये एंशियंट नॉलेज को जो है वो मॉडर्नाइज जो है वो कर रहे हैं। आयुर्वेद बेस्ड फूड बिजनेस को अब सशक्तिकरण मिलेगा, एम्पावरमेंट मिलेगा, है ना, उन सपोर्ट मिलेगा। पब्लिक ट्रस्ट डेवलप होगा, पब्लिक जो है वो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट करेगी और ज्यादा से ज्यादा उसका इंटेक करेगी। और ये इनिशिएटिव इंटरनेशनल योगा डे और मिलेट प्रमोशन जैसे कल्चरल प्रयास के साथ भी लिंक्ड है। तो काफी बहुत, मुझे तो बहुत शानदार इनिशिएटिव ये लगा कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं नेचुरल और हेल्दी प्रैक्टिसेस को बूस्ट करने का ये अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करेंगे। बांग्लादेश इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक के अंदर हम जुलाई डिक्लेरेशन और उसके बैकग्राउंड को भी जो है वो समझेंगे। इसका टाइटल आप डालिएगा जुलाई डिक्लेरेशन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जुलाई डिक्लेरेशन से रिलेटेड। क्या किसी स्टूडेंट लेड मूवमेंट से किसी देश की सरकार गिर सकती है? बांग्लादेश ने ये करके दिखाया है। यानी कि एक ऐसा मूवमेंट जिसको स्टूडेंट्स ने चलाया, जैसे कॉलेजेस वगैरह की मूवमेंट्स नहीं होता है, तो ऐसा मूवमेंट जिसने एक देश की सरकार गिरा दी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही समझने वाला टॉपिक है, तो फोकस के साथ चीजों को सुनिए। 5 अगस्त 2025 ये दिन था। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार ने जुलाई डिक्लेरेशन लॉन्च किया है, और ये 2024 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट की फर्स्ट एनिवर्सरी पर आया। लिख लो, जुलाई डिक्लेरेशन जुलाई 2024 में हुआ था, स्टूडेंट लेड अपराइजिंग, छात्र आंदोलन 2024 में हुआ था। और 15 साल का जो रूल था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, उसको हटा दिया था। इस आंदोलन के प्रभाव स्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री के 15 वर्ष के शासन का अंत हो गया था। ये चीज लिख लो आप। तो अब ये आएगा जुलाई डिक्लेरेशन कहां का है। पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे बांग्लादेश। कब हुआ था? 2024 जुलाई में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे
जो युवा थे, जो छात्र थे, उन्होंने 15 साल का जो शासन था बांग्लादेश के अंदर, उसको जो है वो हटा दिया। ये डिक्लेरेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट माना जा रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेकेंड रिपब्लिक का निर्माण, यानी नई डेमोक्रेटिक सिस्टम की शुरुआत। लिख लो। नेक्स्ट, इसको कंसिडर किया जा रहा है, इट इज कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, संवैधानिक दस्तावेज इसको माना जा रहा है। इसको, इसमें एरो बनाना और ये लिखना, फाउंडेशन फॉर सेकेंड रिपब्लिक, दूसरे गणराज्य के लिए, दूसरे दूसरे गणराज्य की स्थापना, दूसरे गणराज्य की स्थापना, यानी अ न्यू डेमोक्रेटिक सिस्टम की शुरुआत। वही सेम चीज, सेकेंड रिपब्लिक। जुलाई 2024 में शुरू हुआ था ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट। पहले एक कोटा कानून के खिलाफ था ये, स्टार्टिंग जब इसने करी थी। ये लिखना नहीं, अब जो मैं बता रहा हूं, जो चीज बोलूंगा आप लिखने की वही लिखना। ये कोटा कानून के खिलाफ जो है वो पहले इन लोग की शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे ये आप कह सकते हो कि पूरे राष्ट्र में फैल गया। और फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया और इंडिया में जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने शरण ली, भागना पड़ गया प्राइम मिनिस्टर को। पिछले साल आपने देखा होगा, काफी सारी वीडियोस भी जो है आपको नजर आ रही होंगी, लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बंगले में जो है वो घुसकर उसकी चीजें जो है वो ले रहे थे, यूज कर रहे थे, सोफे में बैठ रहे थे, राइट। कमरे से जो है उसका पलंग उठाकर जो है बाहर ले आए थे कि हम अपने घर ले जाएंगे। किस किसने देखा था ये वाला वीडियो? बहुत वायरल हुआ था। एक नोबेल पीस प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट को इंटरिम लीडर जो है वो बनाया गया। सोचिए आप, कितनी बढ़िया बात भी है कि वहां, मतलब अगर उनको लग रहा है लोगों को कि नहीं यार, यहाँ पर सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो लोगों ने वो सत्ता से हटा दिया। बट क्या आप इस चीज को सपोर्ट करोगे जो ये चीज हुई है? वॉयलेंट चीजें को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, राइट। जो भी चीज होनी चाहिए अंडर लॉ एंड ऑर्डर होनी चाहिए। ये आपका बेसिकली एक आंसर होना चाहिए लिखने के लिए, सिलेक्शन के लिए। बाकी जो गलत करे उसको, उसके साथ क्या करना है तो यू नो वेरी वेल, क्योंकि होगा आपके आपके सामने भी चीजें आएंगी। जब कोई रेपिस्ट आपके सामने खड़ा रहेगा और मुस्कुराएगा, तब बंद कमरे में तो आप क्या करोगे तो आप ही जानते हो। बट जब क्वेश्चन जो पूछा जाए कि आपके पास एक रेपिस्ट है, मुस्कुरा रहा है, देखकर बोल रहा है कि मैं फिर से रेप करूंगा, और आप बंद कमरे में हो, तो आप क्या करोगे? आपसे अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए, तो आपका जवाब यही होगा कि मैं तो लॉ एंड ऑर्डर को फेस करूंगा, मेरा काम यह है कि चार्जशीट जो है वो जो प्रस्तुत हो गई होगी या नहीं हुई है तो उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है, और कोर्ट जैसा कहेगी उस अकॉर्डिंग जो है वो चलना है। क्योंकि हमारा काम है एज एन एग्जीक्यूटिव कि कोर्ट तक जो है वो चीज़ों को, मतलब इस प्रकार के केसेस को जो है वो पहुंचाना और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना कि बेगुनाह को जो है वो सजा ना मिले, ये इंश्योर करना कि हाँ यार वही रेपिस्ट है कि नहीं, है ना। हर एक चीज को इंश्योर करने के बाद कोर्ट के सामने चीजें प्रस्तुत करना। बट मुझे पता है कि जब वो मुस्कुराएगा इस तरीके का व्यक्ति, ऐसा कोई रेपिस्ट, तो आपका मन तो ये करेगा कि उसके दांत तोड़ दें, पूरा जबड़ा बाहर निकाल दें खींच के, कि अंदर जो है वो एक मुंह पकड़ा उसका और एक एक करके पूरे दांत जो है वो संसी से तोड़ना शुरू कर दिए। खींचना, तोड़ना भी नहीं, खींचना। संसी उठाई, संसी पकड़ी या प्लास उठाया, उससे एक दांत पकड़ा और खट खींचा, और एक एक करके 32 के 32 खींच लिए जाए, कि साला कभी किसी के सामने 32 ही ना निकाल पाए। मन तो यही करता है कि ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। करोगे भी आप, होगा कई बार जब बड़ा दिमाग खराब होगा किसी के साथ, जब सामने वाला टस से मस्त नहीं हो रहा और आपका दिमाग खराब होगा, तो हो सकता है कि आप प्लास पकड़ के किसी का नाखून खींच लें। हो जाती है ऐसे। जब आप आईपीएस वगैरह की, एसपी वगैरह की, डीएसपी की सर्विस में जब घुसोगे ना, तब होगा ऐसा। बट आप लोग कम ही करोगे वैसे, इनिशियल पीरियड में तो आप सीखोगे, पर जब आप पक्के बनोगे ना, तब आपके लिए ये सब चीजें बड़ी नहीं होगी। अभी तो आपको सुनने में शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार बाप रे, किसी का नाखून प्लास पकड़ के खींच लिया, चक। सुनने में आपको बड़ा एकदम दर्द फील हो रहा होगा। बट जब आप सर्विस में घुसोगे ना ये वाली, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत कॉमन हो जाएंगी, बहुत आए दिन का आपका ये होगा। क्योंकि बहुत खराब लोग हैं इस दुनिया में, और उन खराब को ठीक करने के लिए अपन को भी थोड़ा सा खराब तो होना ही पड़ेगा। बट इतना नहीं
कि अपनी नैतिकता भूल जाएं। किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, बट जो गलत करे उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। बट मेंस में और इंटरव्यू में सिर्फ एक ही चीज मेंशन करनी है कि फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर। बट रियलिटी आपको खुद को पता है कि रियलिटी अलग चलती है। यही गेम है सिविल सर्विसेज का। मैं वॉयलेंस को प्रमोट नहीं करता, बट मैं ये भी चीज कहता हूं कि चुप नहीं बैठना चाहिए। अप्रोच आपकी कंजर्वेटिव नहीं होनी चाहिए। कंजर्वेटिव अप्रोच से मतलब वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर सिचुएशन इजी है, अगर सामने वाला व्यक्ति जिसको आपने अरेस्ट कर लिया, मान लिया, कबूल लिया उसने, तो कोर्ट के सामने पेश करो। अननेसेसरली मारने का क्या मतलब? जब सामने वाला ऑलरेडी कबूल चुका है कि हाँ ये किया मैंने, तो बस कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो। न्याय जो है वो न्याय देने का काम जो है वो जुडिशरी का है, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। आप दूर रहिए इन सब चीजों से। हाँ, बट जहां टस से मस नहीं हो रही चीज, अब जैसे आपके सामने कोई आ गया व्यक्ति, सस्पेक्टेड टेररिस्ट, लग रहा है कि हाँ ये टेररिस्ट है और इसको आपको पकड़ना है, आप वो टस से मस नहीं होगा, उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, वो आपके सामने झूठ पे झूठ बोल रहा है, बट आपके पास पूरे एविडेंसेस हैं कि वो है, तो उस समय पर थोड़ा सा टॉर्चर देना पड़ता है, जरूरी होता है। क्योंकि इंसान जो है बिना लात खाए साले मानते नहीं है। इंसान को लात की जरूरत है, सभी को, हर एक इंसान को, मुझको भी, आपको भी। आपको भी डंडे की जरूरत है। आप प्यार से जो पढ़ते नहीं हो, आपको डंडा देना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो वो मुकाम हासिल नहीं होगा, और मुकाम हासिल करना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका मन। आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने जहां अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जहां जिद्दी बन गए आप, आपका मन बोल रहा है कि यार आज नहीं पढ़ते यार, कल पढ़ेंगे यार, मन नहीं लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तो भी पढ़ो। डिसिप्लिन, फॉलो द डिसिप्लिन। तो इन्होंने भैया एक नोबल पीस प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट को जो है वो अपना लीडर बना दिया, लेकिन शासन अनस्टेबल है और लेजिटिमेसी पे सवाल जो है वो उठ रहा है कि भाई सही नहीं है ये सब चीजें, है ना। तो आओ चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। तो जुलाई डिक्लेरेशन क्या है, इस पर तो आंसर अब आप दे ही दोगे। तो क्या हुआ था, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ एक रिजर्वेशन के कानून के खिलाफ। इसको लीड किया था स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ग्रुप ने। चाहो तो लिख सकते हो कि ये जो जुलाई में जो प्रोटेस्ट इन्होंने स्टार्ट किया था, ये स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम का एक ग्रुप था, उसके द्वारा ये प्रोटेस्ट लीड किया गया। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला। रूलिंग पार्टी जो है वो बैंड हो गई, पुलिस डिसमेंटल हो गई। सोचिए आप, पुलिस फोर्स को इन्होंने डिसमेंटल कर दिया। अटैक्स किए स्टेट के इंस्टीट्यूशन पर, जितने भी गवर्नमेंट के जो जो भी इंस्टीट्यूशंस थे सब पर अटैक हुए। कुछ लोगों ने फॉरेन इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान वेस्टर्न पावर का भी अक्यूजिशन लगाया कि ये जो घटना घटी है बांग्लादेश के अंदर, इसके पीछे जो है वो पाकिस्तान का हाथ है या चाइना का हाथ है, ऐसा कुछ। तो ये चीज है। अब इंटरिम लीडर का नाम है एक ग्लोबल लॉरेट सोशल बिजनेस एक्सपर्ट, जो 2024 में अपॉइंट हुए। ये देखो, नोबल लॉरेट, बिजनेस इनिशिएटिव, सोशल बिजनेस इनिशिएटिव के लिए जाने जाते थे। और इंटरिम चीफ एडवाइजर भी अगस्त 2024 में ये इनका रोल रहा। फिर पब्लिक जो है, उनकी होप के बावजूद सिचुएशन अभी भी अनस्टेबल है। एक्स रूलिंग पार्टी को बैन कर दिया गया। माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटीज की रिपोर्ट आ रही है कि माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है। इंटरिम सरकार पर नेशनल सॉवरेनिटी को तो खत्म करने का भी आरोप है कि भाई ये नेशनल सॉवरेनिटी को खत्म कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीजें, तो मतलब कुल मिलाकर ये हुआ तो इन्होंने 15 साल की सत्ता को खत्म तो कर दिया, बट अभी भी बांग्लादेश के अंदर स्थिति जो है वो स्टेबल नहीं है। बट और ये हमारे लिए एक चिंता वाली बात भी है, क्योंकि ये हमारी नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, बस यही चीज आप ध्यान में रखिए। क्रिटिक्स कहते हैं कि प्रोटेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में डालना विदाउट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर लीगल ट्रेडिशन को वीक करेगा। कोई क्लियर इलेक्शन डेट नहीं है। डेट दिसंबर 2025 से अप्रैल 2025 तक की बताई जा रही है, और वो भी फर्जी है। पब्लिक में डिससेटिस्फेक्शन है क्योंकि क्राइम बढ़ गया है वहां पर, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही। क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी तो कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे ग्रोथ होगी। इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन वीक हो गए, क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसा चैनल, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के साथ कनेक्ट कर सके और हम उनके साथ कनेक्ट कर सके। इंटरिम रिजीम ने इंडिया और चाइना दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर को एलिनेट कर दिया।
यूएसए के साथ कंट्रोवर्शियल ट्रेड और सिक्योरिटी डील साइन जो है वो किए गए हैं। ये डिक्लेरेशन एक नया पॉलिटिकल बिगिनिंग का सिंबल है। युवाओं ने डेमोक्रेटिक स्थिति को जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, बट ये अभी भी लेजिटिमेट जो है वो नहीं है, क्योंकि अभी प्रॉपर इलेक्शंस हो नहीं पा रहे हैं, कर नहीं रहे। कोर्ट्स और जजेस पे हरासमेंट हुआ है। सोचिए आप, एक कंट्री की कोर्ट पर और जजेस के ऊपर हरासमेंट हो रहा है। मीडिया सेंसरशिप की रिपोर्ट भी आई है कि मीडिया को जो है वो फ्रीडम नहीं दी जा रही है कि लोगों तक वो अपनी बात को जो है वो पहुंचा सके। तो ये चीजें हैं। प्रोटेस्टर जो है उन्होंने अटैक किए मॉन्यूमेंट्स के ऊपर। सोचिए, जो सिंबल होता है कंट्री का, उस पर अटैक्स किए जा रहे हैं, तोड़ फोड़ जो है वो की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर के बंगले को जो है वो तोड़ दिया, वहां से सामान ले, मैंने आपको बताया ना वीडियो ऐसा निकला था, सामान ले लेके आ रहा है, उसके घर का पलंग जो है वो उठा के लेके आ गए। तो बांग्लादेश का एग्जांपल दिखाता है कि युवा लेड मूवमेंट अगर सस्टेन्ड और फोकस्ड हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। बट स्टेबल रखना जो है वो जरूरी है, क्योंकि ये एक, ठीक है, ये एक अच्छा एग्जांपल है लिखने वाला, बट कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक ये स्टेबल गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा, स्थिति को हैंडल नहीं कर पा रहा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे। राइट, तो दिस इज द इशू। तो ये इशू आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट पानी पी लो। तो ये वाला जो टॉपिक अब जो आ रहा है, ये सिर्फ आपके सुनने वाला टॉपिक है। आपको ऑलरेडी पता है राइट टू रिपेयर के ऊपर हम लोग जो है फोकस कर रहे हैं। आपके फोन या गैजेट अगर खराब हो जाए और कंपनी कहे कि रिप्लेस कर लो, तो क्या आप खुद रिपेयर करने का हक के लिए खड़े नहीं होंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फोन खरीदा, फोन में कुछ गड़बड़ी आ गई, आपने फॉर एग्जाम्पल 13 महीने फोन चलाया, 12 महीने की वारंटी होती, 13 महीने मान लेता हूं मैं। जैसी वारंटी से बाहर गया फोन, अचानक से उसमें गड़बड़ी आ गई कुछ, आप गए सर्विस सेंटर, आपने बोला कि भैया ये सही कर दो, या फॉर एग्जाम्पल आपका फोन जो है वो गिर गया और उसका डिस्प्ले टूट गया, आप गए, आपने बोला भैया नया डिस्प्ले लगा दो, तो उन्होंने बोला नहीं यार डिस्प्ले तो लगेगा नहीं, आप नया ले लो। आपका दिमाग नहीं खराब होगा कि भाई उसका एक पार्ट मेरा खराब हो गया तो वो पार्ट चेंज करके दो ना? और ऐसा होता भी है, काफी सारे डिवाइसेस में काफी सारी कंपनीज इस प्रकार की हरकत भी करती हैं। तो अब भैया, राइट टू रिपेयर, ये चीज इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो चलकर आ गई है। मई 2025 में इंडिया ने रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च करने का प्रपोजल एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मोबाइल फोन अप्लायंसेस। इसका मेन उद्देश्य यही है कि प्रोडक्ट्स को रेट करना, रेटिंग दी जाएगी प्रोडक्ट्स को, किस चीज के आधार पर, कि कितनी आसानी से आप इस प्रोडक्ट को रिपेयर करवा सकते हो, कितनी आसानी से इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, कितनी आसानी से इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको मिलेगा। तो इंडिया ये चीज लेकर आएगी, रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स, ये प्रपोजल रखा है, ठीक है, और मतलब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। जब आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक को। ये ई वेस्ट रूल के साथ जो है वो इसको शामिल किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, जहां फॉर्मल रिसाइकलिंग को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया ने इनफॉर्मल रिपेयर इकोसिस्टम, जो जुगाड़ और ट्रेडिशनल नॉलेज पे बेस्ड होता है ना, उसको इग्नोर किया है। क्योंकि जुगाड़ वाली चीज भी भैया बहुत जरूरी होती है, और ये जुगाड़ वाली चीज हमारे देश में ही है। जैसे सभी लोग ने की होगी जुगाड़, रिमोट नहीं चल रहा, उसको टक टक 2 बार मारा और बटन दबाया, चालू हो गया, किया है ना सभी लोगों ने। और ये जुगाड़ वाली चीज पता है, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है इसमें बिल्कुल नहीं है। मैं खुद जब कॉल सेंटर में था, एक जब मैं जॉब करता था, इंटरनेशनल मेरा वो था काम, मतलब लोग अपने कंप्यूटर को बंद ही नहीं करते हैं। ये बात मैं आपको कर रहा हूँ 2010 9 10 11 के आसपास की, जब मैं कॉल सेंटर पे जॉब करता था। तो उस समय पता है, मैं कंप्यूटर, मतलब एक मेरे पास वो आया था, प्रोजेक्ट आया था जिसमें हम लोग को कंप्यूटर की सर्विस प्रोवाइड करानी थी। तो हमारे पास कॉल आता था कि ये कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम जो है वो हो गई है, उसको जो है वो ठीक करना है। तो हम उनको समझा देते। तो ऐसे भी केस मैंने एक्सपीरियंस किए जहां पर लोग बोलते थे कि जब से ये खरीदा है, जब से बाय किया, वी नेवर शट डाउन अवर कंप्यूटर। पता है आपको क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये बंद कर दिए तो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा।
और छोटी सी भी कोई दिक्कत हो गई उसमें तो वो तुरंत फोन करते हैं, खुद से ट्राई नहीं करते। और हम लोग तो फ्रिज, एसी सबको खोल खाल के खुद चेक कर लें कि हाँ भाई इसमें क्या है, मोटर कैसे घूमती है इसकी, जरा देखें जरा निकाल के, चल कैसे रहा है ये, मोटर कैसे घूम रही है इसकी है। तो ये, और इस चीज को सिस्टम के अंदर शामिल नहीं किया कि भाई जिसको खुद को करना है तो भाई वो सेल्फ रिपेयर किट भी होनी चाहिए ना एक, कि लो भैया ये गाइडेंस ले लो, सेल्फ रिपेयर किट, जाओ खुद ही अपने मोबाइल जो है वो खोलो और सही कर लो। क्यों इस चीज को प्रमोट नहीं किया जा रहा? दिस इज द इशू। ये लिखना आप मेंस में कि आज की डेट में हमारी कंट्री अगर तेजी से डेवलप कर रही है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सुधार हम लेकर आए। अगर कोई व्यक्ति अपना प्रोडक्ट लेता है तो उसके साथ उसको रिपेयर किट भी दे दो, या फिर अलग से कॉस्टिंग ले लो रिपेयर किट की। या फिर प्रोडक्ट आपका टूट जाए तो सर्विस सेंटर में ले जाने की जगह सामने वाले को बोल दो कि अगर ये चीज खराब है तो यू कैन रिपेयर इट बाय योरसेल्फ। ये होता है जुगाड़। तो ये जुगाड़ वाला जो चीज है ना, इनफॉर्मल रिपेयर इकोसिस्टम, इसको जो है उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। राइट, ये जो लिखा है हमारे स्किल्स को। तो राइट टू रिपेयर क्या चीज है? तो ये एक ग्लोबल मूवमेंट है जिसका मतलब है कि यूजर्स के पास जो है वो अधिकार होना चाहिए कि जो उसका प्रोडक्ट है वो खुद रिपेयर करवा सके, थर्ड पार्टी सर्विस से सस्ती रिपेयर करा सके। अब एप्पल का फोन ले लिया आपने, टूट गया, एप्पल के पास जा रहे हो, आपने लिया 1.5 लाख रुपए का बढ़िया आईफोन है, वो टूट गया, पहुंचे एप्पल के पास, एप्पल वाला बोल रहा भाई साहब 80,000 लगेगा इसको सही करने के लिए। आपका मुंह खुला का खुला रह गया। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मस्ती मजाक वाला एग्जाम्पल नहीं है, ये सच्चाई वाला है। मुंह खुला रह गया, बोलते कि साला इससे अच्छा तो नया फोन खरीद लूं मैं। और बाहर आप ले जा नहीं सकते, बाहर ले जा रहे हो, बाहर वाले बंदे बोल रहे हैं कि अरे ये खुलेगा ही नहीं, ये तो होगा नहीं, आपको तो इसके लिए एप्पल ही जाना पड़ेगा। बट है हमारे पास भी जुगाड़ू लोग, सब खोल खाल के एक कर देते हैं, बोलते हैं अरे टेंशन मत लो अभी ठीक करके देता हूँ, है पूरा रोड खोल खोल डाला, अभी ठीक करके देता हूँ। तो यूरोप और यूएसए कि काफी सारी स्टेट्स ने इस अधिकार को ऑलरेडी लीगली इन्फोर्स कर दिया है। क्या इंडिया के अंदर ये अधिकार है? बिल्कुल। 2023, याद रखिएगा, राइट टू रिपेयर इंडिया ने ये वाला पोर्टल जो है वो लॉन्च किया था 2023 में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फार्म इक्विपमेंट्स कवर्ड है। पर इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी, जैसे करोल बाग दिल्ली पहुंच जाओ आप, चेन्नई के अंदर आप रिची स्ट्रीट पहुंच जाओ, तो ऐसे हब्स जो है इनको अब तक रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं मिला। करोल बाग से बेहतर मुझे पता है दिल्ली के अंदर वो लगता है कंप्यूटर के मामले में, वो है ना जवाहरलाल नेहरू, जेएनयू है ना, जवाहरलाल नेहरू, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब साल पहले जो है वो जाता था, सालों पहले। अभी तो आजकल तो सिर्फ दिल्ली जाना होता है, सुबह निकले भाई, काम जो है वो निपटाए, रात की ट्रेन, मतलब सुबह पहुंचे काम निपटाए, रात की ट्रेन से वापस, ये वाला सिस्टम होता है। या तो फ्लाइट से पहुंचे, 2-3 घंटे रुके, काम निपटाए, वापस। जे नेहरू प्लेस, हाँ दिल्ली में नेहरू प्लेस है, वो एक जगह है, मुझे अच्छे से याद है, वहां मैं जाता था कई बार। कुछ चीज मेरी, जब मैं वहां पे दिल्ली में रुका था तो कुछ चीज खराब होती थी, वहां जाता था। वहीं नेहरू प्लेस के बाहर निकलो तो बढ़िया एक ट्रक खड़ा रहता था, मिनी ट्रक टाइप का, 30 या 40 रुपए, मुझे अच्छे से याद, 20, 30 या 40 ऐसी कुछ रेट था। बढ़िया यार, पूड़ी मिलती थी और सब्जी मिलती थी, गरम गरम पूड़ी, आय हाय, आलू की सब्जी रस वाली, और छाछ, आहा, मन तृप्त हो जाता था खा के। अभी मन करता है जाऊंगा यार किसी दिन, खा के आऊंगा यार। चलो, तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे हमारे पास हब्स हैं यार, जहां पर आप जाओ वो जुगाड़ तुगाड़ करके पूरी चीज सही कर देते हैं। तो इससे लोगों का पैसा बचता है ना, तो इसी चीज को प्रमोट किया जा रहा है। बट फिर भी अभी भी लीगली इनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली है। रिपेयरर्स जो है वो सीखते हैं ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से। तो ये इसलिए जरूरी है कि किसी रिपेयरर के पास जो है वो अगर कोई प्रोडक्ट जाए तो वो खोलेगा, उसको सीखेगा, और सही हो गया तो बढ़िया, उसका बिजनेस बन रहा है। रिपेयर इंडिया की इनोवेशन का पार्ट है। डिवाइस की लाइफ काफी एक्सटेंड हो जाती है, मटेरियल वेस्ट इससे कम होता है। तो ये जुगाड़ कल्चर भैया इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा है ना, सस्टेनेबिलिटी थ्रू जुगाड़, लंबा चलता है सामान। लोग बोलते हैं कि अरे यार ये क्यों यूज कर रहे हो, लाओ हम अभी एक ठीक करके देते हैं, बिल्कुल नया, बिल्कुल टेंशन मत लो। दुकानदार के पास पहुंचते हैं, दुकानदार ये बोलता है
टेंशन मत लो, नया करके दूंगा मैं। अभी मेरी गाड़ी की एक जगह पे मैंने बात करी अपनी गाड़ी की चाबी के लिए। मेरी गाड़ी की चाबी थोड़ी सी दिक्कत दे रही थी, उसका जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है वो दिक्कत दे रहा था। तो मैंने एक जगह पे बात करी, बोले एक बड़ी शॉप पे, तो बोलते 6,000 रुपये लगेंगे। एक दूसरे नॉर्मल लोकल बंदे को मैंने मतलब मैंने सर्च किया, मैंने कार डेकोर वाले को से पूछा तो उसने 6,000 बोले। मैंने एक नॉर्मल सर्च किया कि चाबी की मेकर, कार की मेकर, मैंने गूगल पे डाला और एक बंदे का मुझे नंबर मिल गया, एक खान साहब है कोई। मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा जी ये यहाँ से बात कर रहे हैं, भारत मेरे ख्याल से करके कुछ था। तो हाँ हाँ। तो मैंने कहा ये ऐसी ऐसी गाड़ी में जो है वो दिक्कत हो रही है। उसने बोला मैं आपके 2,000 से ज्यादा रुपए लगने नहीं दूंगा, आप टेंशन मत लो, आ जाओ आप मेरे पास। देखो भाई, ये होता है कॉन्फिडेंस इनफॉर्मल वर्कर्स के अंदर, कि आप टेंशन मत लो, उससे ज्यादा तो मैं आपके लगने ही नहीं दूंगा। ये तरीका होता है भाई, कहाँ वो 6,000 और कहाँ यहाँ पे मेरा 2,000 में काम, 2,000 के अंदर में काम हो रहा है। क्या हो रहा है? अनऑर्गेनाइज्ड बट वाइटल, येट क्रिटिकल। तो ये लोग सर्कुलर इकोनॉमी की बैकबोन तो है, लेकिन उनका फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये सब वर्कर जो काम करते हैं ना, इनको ना कोई सोशल सिक्योरिटी, ना कोई परमानेंट इनकम का सोर्स। दुकान में काम करते हैं, कभी भी दुकान से निकाल दिया जा सकता है, छुट्टी करेंगे तो पैसे कटेगा, है ना, कोई ऐसा नहीं है। रिपेयर इंडिया में एक कम्युनिटी बेस्ड नॉलेज है, सिर्फ सर्विस नहीं है, ये नॉलेज है इंडिया के अंदर। कम्युनिटी बेस्ड नॉलेज कल्चर बन गया भाई रिपेयर। मोबाइल रिपेयर ना, ये सब चीज है। तो रिपेयर लिटरेसी का नुकसान भी हो रहा है। तो आज के डिस्पोजेबल गैजेट्स के सामने जमाने में रिपेयर का नॉलेज भी सोसाइटी से खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आजकल लोग सामान यूज कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। रिपेयर का जो सिस्टम है वही खत्म होता जा रहा है। तो ये चीजें, ई वेस्ट रूल्स 2022 लिख लो। रिपेयर को सेंट्रल थीम नहीं बनाया गया, फोकस मोस्टली रिसाइकलिंग पे रखा गया। दिस इज द इशू। ई वेस्ट हम लेकर आए, हमने बोला कि रिपेयर मत कराओ, डायरेक्टली उसको रिसाइकिल करवाओ। स्किल इंडिया प्रोग्राम फॉर्मल इंडस्ट्रियल जॉब पे फोकस करती है, रिपेयर का जुगाड़ बेस्ड नेचर इसमें नहीं है, शामिल नहीं है। स्किल इंडिया प्रोग्राम में ये कमी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसी इनफॉर्मल लेबर्स का जिक्र ही नहीं करती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करती है, लेकिन इनफॉर्मल रिपेयर नॉलेज को वोकेशनल ट्रेनिंग में इंक्लूड नहीं करती। यानी कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां पर रिपेयर जो है वो सिखाया जाए। इनफॉर्मल रिपेयर्स के पास सर्टिफिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी में एंट्री के टूल्स ही नहीं है। तो यहां पर ये कमी है। तो जो कमी है वही इसका सोल्यूशन है। तो क्या करना चाहिए? एआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर डिजाइन में रिपेयरेबिलिटी के रूल्स रेगुलेशंस लाओ, प्रोडक्ट को रिपेयरेबिलिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करो, कम्युनिटी रिपेयर हब्स को अर्बन और रूरल एरियाज में प्रमोट करना चाहिए, ई श्रम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे रिपेयर्स को ट्रेनिंग दो, आइडेंटिटी दो, सिक्योरिटी दो। एआई मॉडल से लोकल नॉलेज का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उस, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, स्किल मिनिस्ट्री, इनके साथ, इनको एक साथ लाके रिपेयर इकोसिस्टम के लिए यूनिफाइड पॉलिसीज बनानी चाहिए, कि ये मिलकर जो है वो पॉलिसीज बनाए। समझ रहे हो आप? तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो ये राइट टू रिपेयर से रिलेटेड पूरा एक मेंस का आंसर जो है देखो आपका ये रेडी हो गया। नेक्स्ट, अब जो ये टॉपिक है, ये विंड एनर्जी और वाइल्ड लाइफ से जुड़ा एक टॉपिक है। इंडिया में विंड एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, आप जान ही रहे हैं, लेकिन क्या इसका डेवलपमेंट एक एनवायरमेंट पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है क्या? विंड एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं? विंड टरबाइन लगा दिया, है कि नहीं? यही होता ना, पवन चक्की बोलते हैं उसको। वो लगा दी हमने, गोल घूम रही है और एनर्जी जनरेट कर रही है। क्या इससे कोई नुकसान है एनवायरमेंट को, पर्यावरण को? बता सकते हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कोई। सिर्फ दो नुकसान जो आपको लगता है, फील करते हो, सोचो, वीडियो पॉज करो, 2 मिनट सोचो कि पवन चक्की से क्या दो नुकसान हो सकते हैं, जो आपके दिमाग में आ रहा है लिखो, पढ़ लिखो जरूर। इंडिया ने 2025 की फर्स्ट हाफ में 3.5 गीगावाट न्यू विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल की। अब टोटल 51.3 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी, हमारी 82% की ग्रोथ हमने करी। ये लिख लो, ये वाला पॉइंट पहला, कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, 51.3 गीगावाट। लेकिन इंडिया का जो पोटेंशियल है वो पता है आपको,
1163.9 गीगावाट का हमारा पोटेंशियल है। इतना हम जो है वो अचीव कर सकते हैं विंड पावर के थ्रू। ये हमारा पोटेंशियल है। 150 मीटर की हाइट को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक शॉकिंग स्टडी पब्लिश करी। राजस्थान के थार डेजर्ट में विंड टरबाइंस के चलते चिड़ियों की मौत हो गई। शायद आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने इस चीज पे के बारे में लिख भी दिया होगा कि भाई जब पवन चक्की वो घूमेगी तो चिड़िया अटक के बेचारी मर जाएगी। और यही सेम चीज जो है वो लिख दी है एक स्टडी में। राजस्थान के थार डेजर्ट में चिड़ियाएं मर गई भाई। लिख लेना ये वाला पॉइंट भी, ये स्टडी भी लिख लेना। ये एग्जांपल बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा इको फ्रेंडली नहीं है अगर उसको सही तरीके से प्लान नहीं किया गया तो। स्टडी बता रही है कि 3000 स्क्वायर किलोमीटर जैसलमेर वाले क्षेत्र में 900 टरबाइंस लगाए गए हैं। ये एरिया 272 चिड़ियाओं की प्रजाति का घर है। 124 चिड़िया के शव मिले हैं। मरी हुई चिड़िया जो है वो मिली है 90 टरबाइंस के नजदीक में। 4464 चिड़ियाओं की डेथ जो है वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे हर साल हो रही है। ये चीज देखिए इन्होंने बता दी। गुजरात कर्नाटक में भी डेथ हो रही है चिड़ियाओं की टरबाइंस के आसपास हर साल। बहुत चिड़ियाएं मर रही हैं टरबाइंस के आसपास। देखो लिखा है गुजरात कर्नाटक में। सोचिए आप। बर्ड्स जो है जो अफेक्ट हो रही हैं सबसे ज्यादा, कौन सी चिड़ियां जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रही हैं? रैप्टर्स, शिकारी पक्षी, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो लो होती है और ये हाई एल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करते हैं, बहुत ऊपर फ्लाई करते हैं ये। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भाई, ये भी मर रही हैं, ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो उस पर भी चिपक के मरी थी, कुछ साल पहले की बात थी। इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली के तार में चिपक के मर जाना, तो उसके भी केसेस पहले आए थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, काफी सारे स्टेट पीएससी भी पूछ चुके हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भी अफेक्ट हुई। तो क्या प्रॉब्लम है विंड टरबाइन से? तो ब्लेड्स से टकराकर या फिर बिजली की जो लाइन होती है ना, पावर लाइन, इससे टकराकर चिड़िया मर जाती हैं। ये एरिया बेसिकली सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आता है, जहां से माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो पास करती हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे लिख लो, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये चीज लिखिए आप, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ये लिख लो। इसकी फोटो बस गूगल पे देखना, गूगल पे डालोगे तो इसकी फोटो आ जाएगी, आपको पता लगेगा कैसे ये चिड़ियाएं जो है वो इतनी सारी कंट्रीज पे विजिट करती है और इनका एक ही रूट है। इनका पता है रूट भी अभी कुछ समय पहले चेंज हुआ है, जिसको लेकर भी कुछ आर्टिकल्स आए थे, और चेंज जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। नेक्स्ट, पेस्टिसाइड रेगुलेशन और फार्मिंग पर भी असर पड़ता है, क्योंकि ट्रॉपिक इंबैलेंस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है ना, इस विंड टरबाइंस के कारण। तो विंड टरबाइंस भैया बहुत मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तो अच्छी है, बट एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट्स अभी भी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी नहीं है, यानी कि आप विंड प्रोजेक्ट्स को लगाओगे तो उसके लिए आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये गलत है। तो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज में चेंजेस लाने की जरूरत है। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस में रीजनल माइग्रेशन और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखा जाता, यानी कि अगर आप कहीं पे विंड टरबाइन लगाओगे तो वाइल्ड लाइफ का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऑफशोर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी सुपरफिशियल होते हैं। सीजनैलिटी और क्यूमुलेटिव इंपैक्ट इग्नोर जो है वो इसमें किए जाते हैं। देखो लिखा है ये सीजनल स्पीसीज कौन सी आ रही कौन सी नहीं आ रही उसको नहीं ध्यान में रख रहे हैं, है ना। एनवायरमेंट पे किस तरीके से कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म डैमेज होगा तो उसको जो है वो नहीं देख रहे हैं। तो ये भी एक इशू हम लोग को इसमें देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके बीच कोऑर्डिनेशन बहुत ही खराब है, तो कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है।
तो ये चीजें हैं, तो जो प्रॉब्लम्स है वही इसका सोल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, पीक माइग्रेटरी पीरियड में आप जो है वो शट डाउन कर दो। अगर आपको लग रहा है ज्यादा चिड़िया आ रही हैं तो टरबाइंस बंद कर दो। स्मार्ट टरबाइंस की प्लानिंग जो है वो की जाए, है ना, स्पेशली सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जोन से दूर किया जाए इन टरबाइंस को। कुछ सेंसर जो है वो लगाए जाए, क्योंकि आजकल एआई है, सेंसर है, टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया है। तो सेंसर्स लगाए जाए कि जैसी जो है वो चिड़िया, अब भाई गाड़ी है आज की डेट में, हम गाड़ी में सेंसर लगा देते हैं कि गाड़ी टकराए ना, जैसी गाड़ी के सामने कोई आए तो गाड़ी रुक जाए। तो ऐसे ही कुछ सेंसर लगाएं कि जैसे अगर विंड टरबाइन चल रहा है उसमें एक सेंसर जो है वो लगा दो कि अगर उसको लग रहा है कि उसकी जो है वो 300 मीटर के आसपास अगर कोई चीज आई उसके रेंज में, तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए, एक अलर्ट जो है वो जारी कर दे, जिससे कि मैन्युअली जो है वो उसको चेक किया जाए और फिर उसको दोबारा से ऑन कर दिया जाए। तो बचाई जा सकती है चीजें अगर टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल हो। यही तो लिखना है आपको, ये पढ़ना नहीं है, ये सिर्फ सोचना है, और सोचोगे तो उसके आंसर्स आपको आना शुरू हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन से जुड़ा है। लिख लेना भैया, NSCN-IM और इंडो नागा पीस की प्रोसेस, सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है, और इंडो नागा पीस प्रोसेस इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुनो ध्यान से, अगस्त 2025 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की 10वीं एनिवर्सरी मनाई गई। इस ओकेशन पर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम इजाक मुइवा फैक्शन, NSCN-IM लिख लो, इसने अपने फुल कमिटमेंट दिखाई, लेकिन उन्होंने चिंता भी उठाई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरे नागा ग्रुप्स जैसे NNPGS, ये नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, तो इनने ये चिंता जो है वो व्यक्त करी कि भाई काफी सारे नागा ग्रुप्स जो हैं इसके पॉलिटिकल स्पिरिट को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने एग्रीमेंट के प्रति जो है वो लॉयल्टी तो रखी इन्होंने, NSCN-IM ने, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्रेस जो है वो स्लो है। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी का इशू बहुत ज्यादा है, आप लोग जानते हैं। एक सेपरेट स्टेट हुड नागा स्टेट की डिमांड जो है वो आपको पता है ऑलरेडी की करी, ग्रेट नागालैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। समझो आप बात को पहले, है ना, दिमाग में पहले ये पिक्चर बनाओ कि नॉर्थ ईस्ट रीजन पे इंसर्जेंट ग्रुप्स थे जिन्होंने अपने वेपन्स पकड़े हुए थे, और जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से डिस्टर्ब कर चुके थे, और वो चाह रहे थे कि इंडिया से ये सेपरेट हो जाए, ये वाली टेरिटरी, बट वो हम होने नहीं देंगे। तो हमने क्या किया, इनका जो ग्रुप था उसके साथ हमने डील कर ली। अच्छा, पता है आपको, कभी पढ़िएगा अजीत डोवाल साहब के बारे में, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने खुद एक इंसर्जेंट बन के बैंड बजा दी थी। इतने मतलब ऐसी स्टोरी पढ़ा करो यार, उन्होंने खुद एक इंसर्जेंट बन गए। सोचो आप, एक आईपीएस अधिकारी, ये टास्क आपको ही मिलेगा, एक आईपीएस थे उस समय वो, और उनको एक मिशन पे भेजा गया था, तो वो खुद एक इंसर्जेंट बने। बोलते ना, इवन उनके किस्से जब आप सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। पाकिस्तान में भिखारी बन के रहे थे वो, उनके किस्से सुनिए आप। एक शम्स करके है, शम्स क्राइम तक में एक बहुत बढ़िया रिपोर्टर है, शम्स, ताहिर शम्स, उनकी आप वो सुना करो, वो स्टोरीज बहुत बढ़िया बताते हैं इस टाइप की, उसमें डालना आप ये डालना क्राइम तक अजीत डोवाल यूट्यूब पे, फिर देखना जो स्टोरी आप सुनोगे आपको मजा आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये उन्हीं का मास्टरमाइंड था पूरा। अरे इवन अभी हमारे जितने भी, हम जो पाकिस्तान में घुस के जो मार रहे हैं ना, बैंड बजा रहे हैं लोगों की, टेररिस्ट जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के इन लोग को निपटा रहे हैं, ग्रुप्स को पूरा डिसमेंटल कर रहे हैं, इसका मेन मास्टरमाइंड जो है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब है। पढ़ना भाई उनके बारे में। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये इनकी सक्सेस थी यार। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो इंसर्जेंसी जो खत्म हुई है, इसमें इनका बड़ा रोल था। खुद इंसर्जेंट बन गए थे, बनकर खुद, यानी कि आप कह सकते हो कि इंसर्जेंट के ग्रुप में शामिल हुए और उसके लीडर को डपका दिया। सोचो आप, जज्बा, वो ताकत चाहिए यार, जिगरा चाहिए इस चीज, इन सब चीजों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। ये सिर्फ बैठ के हा ही हू करने वाले लोगों के लिए नहीं है ये एग्जाम।
अगर सक्सेसफुल बनना है लाइफ में और उस लेवल का मुकाम हासिल करना है तो आज की डेट में चिरकुटाई चीजें जो है बंद कर दो, इन सब चिरकुटाई चीजों से दूर रहो। तो क्या चीज है NSCNIM? पहला पॉइंट ये देखो, आप इसकी तरफ देखो जो यहां पर मैंने मार्क किया है, ठीक है। ये कौन है? ये एक नागा इंसर्जेंट ग्रुप है। एरो बनाओ और लिखो नागा इंसर्जेंट ग्रुप, नागा इंसर्जेंट ग्रुप। एक और लाइन बनाना, उसमें लिखना ग्रेट नागालिम, ग्रेट नागालिम डिमांड, ग्रेट नागालिंग डिमांड। नागालिम की स्पेलिंग बताता हूं, NAG है, नागा LIM, नागालिम की डिमांड करता है। नागल, अब ये जो बड़ा जो एरिया मांग रहा था ना ये ग्रुप, इस ग्रुप में शामिल है मणिपुर, आसाम, अरुणाचल के भी नागा डोमिनेटेड एरियाज। मतलब कुल मिलाकर एक क्षेत्र हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उसको अलग करने की डिमांड रखी थी इसने। 3 अगस्त 2015, नेक्स्ट लाइन लिखो, 3 अगस्त 2015 इस दिन एक एग्रीमेंट साइन होता है। इस दिन एक एग्रीमेंट साइन होता है, ब्रैकेट में लिखना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ब्रैकेट में लिखोगे आप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इस दिन एक एग्रीमेंट साइन होता है, ब्रैकेट में लिखो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। किसके बीच में? NSCNIM और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। यानी कि ये जो ग्रुप है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हमसे अलग करने के लिए उत्पात मचा रहा था, ये ग्रुप 2015 में उसको हमने टेबल में बैठाया और बोला भैया एग्रीमेंट करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट था एक पीस ब्रेक थ्रू के रूप में, जिसका उद्देश्य ये था कि परमानेंट सोल्यूशन निकालना। यानी कि आप हथियार डालो और जो आपकी तकलीफ है उसको हम उसकी पूर्ति करेंगे, समझे आप। अब NSCNIM कहता है कि उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, जैसे कि उनको सेपरेट फ्लैग चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कल्चरल ऑटोनॉमी चाहिए, इस पे क्लैरिटी नहीं दी जा रही। तो भैया यार सेपरेट फ्लैग तो नहीं दे पाएंगे, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी तुम नहीं बना पाओगे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को हमने एक टाइम पर दिया था, बट इनको नहीं दे पाएंगे ना अभी, तो उसको थोड़ा डर रहा है। हाँ, कल्चरल ऑटोनॉमी के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे, बिल्कुल। आपके कल्चर को जो है वो नहीं होने देंगे, खत्म नहीं होने देंगे, ये तो हमारा कर्तव्य है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, इंडियन फ्लैग को फॉलो करो, बट कल्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है प्रोटेक्ट करेगा, जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में ही शामिल है, कल्चरल प्रोटेक्शन का अधिकार। यस। तो ये उससे खुश नहीं है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको जो है ऑलरेडी बता दिया। तो ये एग्रीमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो क्यों है? क्योंकि नागा इंसर्जेंसी इंडिया की सबसे पुरानी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट थी। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ने पहली बार बैठक में एग्रीमेंट करवाया कि हाँ भाई अब ये लोग हथियार फेंकेंगे, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, और उनको जो चीज चाहिए वो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी। इन्होंने हालांकि 1997 से सीज फायर जो है वो मेंटेन रखा था अपना, यानी कि 1997 से ये किसी भी प्रकार से ये जो होता ना कि क्रॉस फायरिंग वगैरह एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थे। और एग्रीमेंट ने पीस प्रोसेस को जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज जो है वो कर दिया। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है वो ऑन पेपर ये चीज लेकर आ गई, यानी कि चल तो रही थी चीजें सन 2000 से, बट 2015 में इसको फॉर्मल कर दिया हमने। अब ये हो रहा है कि एग्रीमेंट को 10 साल हो गए, कहा 2015, अभी 2025 चल रहा है, कोई फुल सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला। अब ये सब जो ग्रुप है NSCNIM, फिर NNPG, फिर स्टेट गवर्नमेंट, सबकी अलग अलग डिमांड बढ़ती जा रही है। 10 सालों में डिमांड इन्होंने बढ़ा दी। एग्रीमेंट का पूरा जो पर्चा है वो कभी भी पब्लिक के पास नहीं पहुंचा। एग्रीमेंट में क्या लिखा था पूरी तरह से वो कभी भी पब्लिक के पास नहीं गया। एग्रीमेंट मतलब ये ट्रांसपेरेंसी की कमी है। फिर ट्राइबल डाइवर्सिटी और रीजनल एस्पिरेशंस की वजह से इंटरनल अपोजिशन भी है, काफी सारे लोग जो है वो अब मान नहीं रहे, इसलिए टॉपिक न्यूज में आया। अब ट्रस्ट जो है वो उसको तोड़ दिया इस डिले ने। देखो, डिले ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ट्रस्ट था वो तोड़ दिया। जो यंग नागा की जनरेशन है, जो नए बच्चे जो खड़े हो रहे हैं, नए युवा जो सामने आ रहे हैं, उनको लगने लगता है कि पीस प्रोसेस सिर्फ नाम की है, बाकी एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है। बॉर्डर स्टेट जैसे कि मणिपुर, आसाम, यहाँ पर टेरिटोरियल एंजाइटी क्रिएट होती है। ग्रेटर
नागालैंड डिमांड की कि हमें अलग टेरिटरी चाहिए। तो अभी तक ये मुद्दा जो है वो अटका हुआ है, वही चीज यहाँ पर इन्होंने बताने की जो है वो कोशिश करी है, बस दैट्स इट। क्लियर? तो मुद्दा क्या था? ग्रेट नागालैंड का, ये आपको जो है वो समझ में आ गया। 2015 का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये भी आपको क्लियर हो गया। 1997 से इन्होंने सीज फायर कर दिया था एनएससी एंड आईएन ने, आईएम, एनएससी एंड आईएम ने। और फिर उसके बाद 2015 में फॉर्मली एग्रीमेंट बनाया, बट 10 साल के बाद भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, तो इसलिए अभी आक्रोश है। और इस पर सोल्यूशन या फिर कंक्लूजन आप इस प्रकार से लिखेंगे आखिरी में कि इस पर सोल्यूशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना स्थिति जो है वो काफी खराब हो सकती है। आपने कभी 1 लाख का यूपीआई ट्रांजेक्शन किया है? शायद कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ के पेरेंट्स ने किया होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, आगे चल के कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोजीशन, एसडीएम की पोजीशन में रहोगे, करोड़ों की डील करवाने वाले हो आप, सरकार की, है ना। और अलग से कुछ अपने लिए करवानी हो तो मुझसे पहले एक बार कांटेक्ट कर लेना। समझदार को इशारा काफी। बिल्कुल नहीं, फंसा दूंगा मैं आप लोगों को, कोई जरूरत नहीं है गलत करने की। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि इंटरव्यू में बोलने वाली चीज कुछ और होती है, करने वाली चीज कुछ और होती है। 1 अगस्त 2025 से, मजाक कर रहा हूँ है ना, इसको सीरियसली मत लेना, पता लगे बैंड बजवा दो आप लोग मेरी। 1 अगस्त 2025 से आरबीआई ने नए नियम इंप्लीमेंट किए हैं। अच्छा, मैं आपको क्या पूछ रहा था कि 1 लाख का आपने ट्रांजेक्शन किया है ना, तो अब आरबीआई ने कुछ नए रूल्स लेकर आए, तो अब आप ध्यान सुनो। 1 अगस्त 2025 लिख लो, 1 अगस्त 2025, आरबीआई न्यू रूल, हाई वैल्यू यूपीआई पेमेंट्स, यानी कि 1 लाख या उससे ऊपर के पेमेंट्स के लिए आरबीआई के नए नियम है जो आपको पता होने चाहिए, लिख लो। अब देखो, हाई वैल्यू यूपीआई फ्रॉड्स में कमी, मतलब बढ़ोतरी होती जा रही है, बड़े बड़े केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इंश्योर करना भी जरूरी हो गया है। तो जब कोई यूजर एक नए बेनिफिशियरी को ऐड करेगा, है ना, यानी कि अगर आपको किसी को पेमेंट जो है वो करना है, किसी नए व्यक्ति को पेमेंट जो है वो करना है, तो आप नए बेनिफिशियरी को ऐड करते हो ना। ध्यान सुनो, इसमें क्या चीज होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। और ये चेंजेस सभी यूपीआई एप्लीकेशन, फोन पे, गूगल पे, सभी जितनी भी यूपीआई की एप्लीकेशन होती है सभी पे एप्लीकेबल है, लिख लेना। ऑब्जेक्टिव यही है कि स्पीड एक्यूरेसी तो बढ़ानी है, मतलब फ्रॉड्स वगैरह को जो है वो रोकना, ये मेन इनका ऑब्जेक्टिव था। और इंडिया जो है वो आपको ऑलरेडी पता है रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में बहुत तेजी से काम कर रही है, बढ़ रही है आगे। सुन लो, चीज जो है वो क्या है। तो जब कोई यूजर एक नए बेनिफिशियरी को ऐड करता है, तो उसके बाद 2,000 रुपए की ट्रांजेक्शन तुरंत अलाउ, 2,000 से ज्यादा की, यानी कि 2,000 के कम की तो आप ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हो, उससे ज्यादा की नहीं कर पाओगे। राइट? तो पॉइंट नंबर 1 लिख लो, पॉइंट नंबर 1, ये वाला इंपॉर्टेंट था, 2,000 रुपए वाला। इसमें कहाँ दिया है इन लोगों ने यार, इसमें शायद नहीं दिया है। चलो अभी बताऊंगा, पहले तो ये लिख लो भाई, कोई नए व्यक्ति को आप 2,000 से एक बार में 2,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर पाओगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिफॉल्ट 4 घंटे का डिले रहेगा। 2,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन के लिए नए बेनिफिशियरी के केस में 4 घंटे बाद आप दूसरा ट्रांजेक्शन कर पाओगे। तो ये टाइम डिले इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, यूपीआई का डेली लिमिट 1 लाख पर पर्सन पर बैंक, पहले भी यही था, अभी भी यही है। यूपीआई के लिए 1 लाख पर पर्सन, ठीक है, ये भी लिख लो। यूपीआई के लिए 1 लाख पर पर्सन पर बैंक का वो हो गया। हेल्थ केयर और एजुकेशन पेमेंट 5 लाख रुपए तक अलाउड है यूपीआई का, ब्रैकेट में लिख लेना, हेल्थ केयर और एजुकेशन पेमेंट 5 लाख रुपए तक का अलाउड है। बैंक्स और यूपीआई एप्लीकेशन को अपने खुद के एआई बेस्ड रिस्क असेसमेंट टूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, कि वो बताए भाई खुद से कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो ये चीजें इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रही हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। कस्टमर जो है वो मैक्सिमम 50 बैलेंस इंक्वायरी रिक्वेस्ट एक एप्लीकेशन पर कर पाएगा 24 घंटे में, यानी कि सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर सकते हो आप एक दिन में, 24 घंटे में।
ठीक है। 25 रिक्वेस्ट एक एप्लीकेशन पर एक दिन में आप कर सकते हो कि मतलब आप लिस्ट अकाउंट जो होते हैं ना कि आपके कितने अकाउंट जो है वो आपके एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं यूपीआई में, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप 25 बार एक बार उसमें कर सकते हो। तो बहुत बेसिक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कुछ टाइमिंग वगैरह यानी कि अब सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस लेकर आए, पर जितना मैंने आपको बताया सिर्फ उतना ही लिखना है। ठीक है। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर गाइस, ये चीज जो है वो ध्यान में रखो। आरबीआई की नई छोटी सी गाइडलाइन और बेहतर करने के लिए चीजों को। लीप वन मिशन ध्रुव स्पेस का हम लोग को देखने को मिल रहा है। लीप वन लिख लो। लीप वन मिशन ध्रुव स्पेस का डेब्यू कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है, ये लिख लेना। ध्रुव स्पेस का डेब्यू कमर्शियल यानी कि पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। अकूला टेक और एस्पर सैटेलाइट जो ऑस्ट्रेलिया की है उसके साथ कोलैबोरेट करके ये शुरू किया गया है। तो आप क्या लिखोगे? लीप वन मिशन ध्रुव स्पेस का हम लोग को देखने को मिल रहा है, पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुआ है ऑस्ट्रेलियन कंपनीज के साथ, और कंपनी के नाम मैंने आपको बता दिए। तो कुल मिलाकर कमर्शियल सैटेलाइट का ये मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ध्रुव P30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म जो है उसको इसरो के PSLV C58 मिशन के द्वारा क्वालिफाई किया गया है। अभी इसरो ने किया ना, अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह करी है डीआरडीओ ने, इसरो ने, है ना, तो उसी का ही ये रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये ध्रुव स्पेस लीप वन मिशन। ठीक है। एशियन जायंट टॉर्टोइस से रिलेटेड एक वो है, ये तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए। अब वीडियो को पॉज करिएगा और ये सोल्यूशन पढ़ लीजिए। आपको पता होना चाहिए एशियन जायंट टॉर्टोइस ये सबसे बड़ा लैंड टॉर्टोइस है। ठीक है, लार्जेस्ट लैंड टॉर्टोइस एशिया में हम लोग को देखने को मिलता है, और शेड्यूल 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN के अंदर। तो IUCN और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये दोनों चीज ध्यान में रखिएगा, बस दैट्स इट। और लीप वन से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन आ गया कमर्शियल स्पेस सैटेलाइट से रिलेटेड। ट्राई करो इस मेंस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने की, और ज्ञान सर के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करो। 15 अगस्त से पहले तो ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि बहुत सुनहरा मौका है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आप लोगों के पास। 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है। चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा, जय हिंद, जय श्री महाकाल।